तो आज पॉडकास्ट का 4th एपिसोड है और ये बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि इसमें आपको कनाडा के वर्क परमिट के रिगार्डिंग, मैं अकेले एक वर्क परमिट क्लोज की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे तरह के, चाहे आप स्टडी के बाद अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, चाहे आपने क्लोज्ड वर्क परमिट LMIA वाला अप्लाई किया हुआ है, चाहे आपने ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है, तो सब तरह के जितने तरह के भी वर्क परमिट हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो इस टाइम पे 2024 में नई पॉलिसीज बनी हैं, क्या चेंजेस आई हैं इन वर्क परमिट्स में के बारे में वो भी बताऊंगा। कौन कौन इनके लिए अब एलिजिबल है, क्या आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, र्यूमर्स हैं जो मार्केट में चल रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। बहुत लोगों को उन चीज़ों का डर लग रहा है और फिक्र है, तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं आपको एक चीज़ इंश्योर कर सकता हूं कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, चाहे आपने LMIA अप्लाई करना है, चाहे आपने ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है, चाहे आपका स्टडी वीज़ा के बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो वर्क परमिट है वो अप्लाई करना है, इसके बारे में आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि ये सबके लिए बेनिफिशियल वीडियो है। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क की। ये वो वर्क परमिट है जिसमें जब आप अपनी स्टडी कनाडा में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये वर्क परमिट मिलता है। अब तक पॉलिसी ये थी कि 1 साल के बाद 1 साल वालों को जो है स्टडी वालों को 1 साल का मिलेगा, 2 साल की जिसने स्टडी की है या उससे ज़्यादा की स्टडी की है उसको 3 साल का मिलेगा। तो ये वर्क परमिट की अब तक की पॉलिसी रही है। सबसे पहले मैं इसमें जो चेंजेस आई हैं 2024 में, बहुत बड़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो पोस्ट स्टडी वर्क भी उसमें से एक है। ये नहीं है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आई हैं, बिल्कुल 3 बड़ी चेंजेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पोस्ट स्टडी वर्क में आई हैं। तो पहले ये चेंजेस बता देता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले PPP कॉलेजेस का वर्क परमिट बंद कर दिया गया है। PPP पहले समझते हैं क्या है। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो कॉलेज चलते थे, मान लीजिए आपका एक कॉलेज है जो विंडसर में है, सेंट क्लेयर है, बहुत बड़ा कॉलेज है, विंडसर में उसका कैंपस है, तो वो कॉलेज क्या करते थे कि जो मेन एरिया है जिसको हम GTA बोलते हैं, चाहे टोरंटो जिसमें आ गया, जिसमें मिसागा आ गया, जिसमें आपका ब्रम्पटन आ गया, तो इस एरिया में कोई ना कोई बहुत छोटी अकेडमी पकड़ लेते थे और उनका कैरिकुलम, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो 3-4 साल पहले GTA में जाना पसंद करते थे, तो उसका कैरिकुलम जो उस मेन पब्लिक कॉलेज का उस एकेडमी में पढ़ाया जाता था, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता था। उससे पहले स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट ने 2022 जो जैन है उसको जो अनाउंसमेंट की थी, चेंजेस की थी, उसमें ये डिक्लेयर कर दिया कि अब से PPP वाले जो हैं कॉलेजेस उनको जो है वर्क परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये उस टाइम पे लागू नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि 15 मई 2024 के बाद जो भी इन कॉलेजेस में अपनी क्लासेस स्टार्ट करेगा उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये पहली चेंज है बड़ी कि PPP वाले जितने भी कॉलेज हैं, टोटल 17 कॉलेजेस जो हैं मोटे मोटे हैं, और इसमें से जो मेजोरिटी है यानी कि 15 या 14 कॉलेजेस हैं वो सिर्फ अकेले अंटारियो में है, GTA एरिया में पढ़ते हैं। तो इन कॉलेजेस का जो वर्क परमिट है उसको बंद कर दिया गया है। 15 मई 2024 के बाद जो भी स्टूडेंट इसमें स्टडी स्टार्ट करेगा, एडमिशन नहीं लेगा, स्टडी स्टार्ट करेगा, उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये पहली बड़ी चेंज थी। उसके बाद एक और उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट की इसको चेंज को लेकर। तो इसमें कहा गया कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएट वाले, मास्टर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको अब से वर्क परमिट ज़्यादा दिया जाएगा। ज़्यादा का मतलब ये है कि अगर कनाडा में अब ये 22 2024 को लागू हो गया था, तो अगर आप कनाडा में मास्टर्स 2 साल से कम की भी करते हैं, मान लीजिए 1 साल की भी करते हैं, तो भी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। ये लेकिन सिर्फ पहले इन्होंने जब अनाउंस किया था तो सारे PG प्रोग्राम वालों के लिए किया था, लेकिन बाद में इसको बदल के सिर्फ मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कर दिया गया कि अगर आप कनाडा में 1 साल की मास्टर्स करते हैं तो आपको 3 साल तक का वर्क परमिट मिल सकता है। ये एक मेजर चेंज थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मास्टर्स जो है कनाडा में, उसको लेकर कनाडा काफ़ी ज़्यादा लीनियंट है। जो भी चेंजेस की गई हैं वो मास्टर्स पे लागू नहीं होती हैं, लेकिन मास्टर्स को कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव तरीके से जो चेंजेस की गई हैं वो मास्टर के फेवर में जाती हैं। जैसे कि अगर आप मास्टर में एडमिशन लेते हैं तो कैपिंग के अंडर नहीं आता है, तो आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कोई भी लिमिट नहीं है कितने मास्टर स्टूडेंट कनाडा में एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर्स वाले अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, स्पाउस ओपन वर्क के लिए ओपन है।
और मास्टर्स को 1 साल की स्टडी के बाद 3 साल का वर्क परमिट देने का फैसला किया गया। तो मास्टर वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कनाडा में मिली है। तीसरी जो मेजर अनाउंसमेंट उन्होंने की, उन्होंने कहा कि अब से वर्क परमिट जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हम जिसको बोलते हैं स्टडी के बाद मिलता है, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं पे अपनी लेबर मार्केट के साथ अलाइन करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी लेबर मार्केट में जिन प्रोफेशनल्स की, जिन ऑक्यूपेशंस की ज़्यादा डिमांड है, तो उनको वर्क परमिट ज़्यादा मिल सकता है, और जिन ट्रेड्स की, जिन ऑक्यूपेशंस की डिमांड कम है या नहीं है, उनका वर्क परमिट कम भी किया जा सकता है। हालांकि अब तक ये र्यूमर है, ये लागू नहीं हुआ है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये कोई भी चीज़ लागू नहीं हुई है। ना तो किसी स्टूडेंट का, अगर वो हेल्थ केयर में जो है कर रहा है या नर्सिंग का स्टूडेंट है, उसका वर्क परमिट ज़्यादा किया गया है, ना ही किसी ऐसे ऑक्यूपेशन का जिसकी डिमांड कम है उसका कम किया गया है। ये र्यूमर सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, खास करके वर्क परमिट को कम करने वाली। ज़्यादा किया जा सकता है क्योंकि बहुत सी प्रोविंसेस की तरफ से ये डिमांड है कि हेल्थ केयर वाले हैं, उनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें अगर किसी को वहाँ पे वर्क परमिट पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब आप स्टडी परमिट के बाद वर्क परमिट पे जाते हैं, आपको अगर मान लीजिए 3 साल का वर्क परमिट भी मिल गया, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के जो PR के पॉइंट नहीं बनते हैं, तो उनको ज़्यादा वर्क परमिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो प्रोविंस कहीं ना कहीं पे चाहती है कि अगर कोई यहाँ पे हेल्थ केयर में काम कर रहा है, वो इस प्रोविंस को छोड़ के ना जाए, क्योंकि वो उस प्रोविंस का हिस्सा बन चुका है। इसीलिए प्रोविंसेस ने कहा कि आप वर्क परमिट एक्सटेंड कीजिए, इनको ज़्यादा वर्क परमिट दीजिए। तो सारी प्रोविंसेस की तरफ से जो जो ऑक्यूपेशन डिमांड में थे, उनके 5 साल के वर्क परमिट की जो है डिमांड की गई है। इस पर अभी तक कोई भी जो है अपडेट नहीं आई है। क्या कुछ सर्टेन ऑक्यूपेशन जिनकी डिमांड ज़्यादा है कनाडा में, क्या उनको ज़्यादा वर्क परमिट दिया जा सकता है, 5 साल तक का वर्क परमिट दिया जा सकता है। दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट की थी कि हम अब से जो वर्क परमिट है उसको अलाइन करने जा रहे हैं अपने लेबर मार्केट के साथ। दूसरी बात करते हैं ओपन वर्क परमिट की। ओपन वर्क परमिट जो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर, अगर आपका स्पाउस कनाडा में स्टडी कर रहा है या वर्क कर रहा है, उसके अंडर आप कनाडा में ओपन वर्क परमिट ले सकते हैं, जिसमें आप जितने टाइम का आपका जो आपका स्पाउस है उसका परमिट होगा या उसका वीज़ा होगा, उतने टाइम का ही आपको मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपको कोई भी कंडीशन नहीं है आपके पे कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, जैसा कि आमतौर पे अगर फॉरेन वर्कर वो हायर करते हैं LMA के थ्रू, तो उसमें कंडीशन होती है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए। इसमें कोई स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई LMA ये नहीं चाहिए। आपको सीधा सिर्फ एक कंडीशन है कि आपका स्पाउस कनाडा में या तो वर्क करना होना चाहिए या वो स्टडी पे होना चाहिए, आप ओपन वर्क अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 22 जैन को इसमें भी बड़ी एक चेंज की गई, ओपन वर्क परमिट को बंद कर दिया गया। लेकिन ये ओपन वर्क परमिट सबके लिए बंद नहीं हुआ। सबसे पहले इस 22 जैन को अनाउंसमेंट की गई, उसके बाद 19 मार्च को ये लागू किया गया। ड्यूरिंग दोज 2 मंथ्स मैंने बार बार एक चीज़ कही कि अभी ये लागू नहीं हुआ है। बहुत से एप्लीकेंट उस टाइम पे डर गए, उन्होंने ड्यूरिंग 2 मंथ्स अप्लाई नहीं किया। आज वो बहुत पछता रहे हैं। जिन लोगों ने हिम्मत करके उस टाइम पे अप्लाई किया कि अभी भाई ये अनाउंस हुआ है 22 जैन को, लागू नहीं हुआ है, तो उन्होंने अप्लाई किया। आज विद द ग्रेस ऑफ गॉड 100% रिजल्ट चल रहा है। हमारे खुद के हर वीक में 10 से 12 वीज़ा आते हैं, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में 100 से 150 वीज़ा हम बड़े आराम से इस टाइम पे जो अप्लाई हुआ है उसका ले लेंगे। तो 19 मार्च को ये लागू हो चुका है। उसके बाद ये नहीं है कि आप ओपन वर्क में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सबका बैन हो गया है। बैन किनका हुआ है? अगर आपका स्पाउस जो है वो स्टडी करता है, और स्टडी भी वो जो है डिप्लोमा प्रोग्राम पे करता है। अगर आपका स्पाउस मास्टर में स्टडी कर रहा है, वो डॉक्टरेट कर रहा है, जहाँ वो बैचलर हैं 3-4 टाइप की, जिसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन हो गया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हो गए, बैचलर ऑफ नर्सिंग हो गया। अगर इन प्रोग्राम्स में आपका स्पाउस जो है वो स्टडी करता है, तो भी आप ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये वो स्टडी प्रोग्राम है। अगर आपका स्पाउस इन प्रोग्राम में स्टडी कर रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप आज भी ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ओपन वर्क परमिट है, इसमें बहुत से ऐसे हैं जिनका स्पाउस इस टाइम पे वर्क परमिट पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। वर्क परमिट वाला जो स्पाउस है
वो कल भी एलिजिबल था, आज भी एलिजिबल है, इन चेंजेस के बाद भी एलिजिबल है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ओपन वर्क परमिट बिल्कुल बंद हो गया है। जी नहीं, जैसा मैंने पहले कहा कि उन स्टडी प्रोग्राम वाला वही कर सकता है और जो वर्क परमिट पे है जिसका स्पाउस वो बिल्कुल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके स्पाउस के पास टियर 1 या टियर 2 की जॉब होनी चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, टियर 1 या टियर 2 की जॉब होनी चाहिए। अगर आपका स्पाउस टियर 3, 4, 5 में जॉब करता है तो आप इस वर्क परमिट के लिए, ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जिसका स्पाउस कनाडा में वर्क परमिट पे है उसके लिए सिर्फ यही कंडीशन है, अगर ये आप पूरी करते हैं तो आप कभी भी ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि आज से 2 महीने पहले बहुत से एप्लीकेंट्स के जो हैं वो नेगेटिव रिजल्ट आए और उसमें नेगेटिव रिजल्ट में पाया गया कि मैक्सिमम जो रिजल्ट हैं उनमें लिखा गया कि आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक रीज़न ये है कि जैसा कि उन्होंने स्टूडेंट्स का जीआईसी डबल कर दिया और उसको लिको से जोड़ दिया। लिको का मतलब होता है लो इनकम कट ऑफ, यानी कि अगर आप कनाडा में सिंगल पर्सन रहते हैं तो आपको इतने पैसे चाहिए 1 साल के लिए जिससे आप वहाँ पे अपना सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे आप रह सकते हैं, अपना खर्चा निकाल सकते हैं। उसी तरीके से उन्होंने लिको को सब चीज़ों से जोड़ दिया, इसी तरीके से वर्क परमिट के साथ जोड़ दिया, ओपन वर्क परमिट के साथ। तो अगर आपका स्पाउस वहाँ पे है, आप उसके पास जाना चाहते हैं, आप 2 पर्सन हो गए, तो 2 पर्सन के लिए जितनी भी लिको लिमिट है आपको उतने फंड शो करने हैं। अगर वो फंड आप शो नहीं करते हैं तो आपको फंडिंग के बेसिस पे, फाइनेंशियल के बेसिस पे रिफ्यूज़ल आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है। अगर आपने स्पाउस वीज़ा की फाइल लगाई हुई है आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। अगर लगाने वाले हैं जहां रिफ्यूज़ल आ चुका है इस बेसिस पे, तो आपने इस तरफ ध्यान देना है कि लिको के अकॉर्डिंग ही अपने फंड शो करने हैं, अदरवाइज आपको ओपन वर्क परमिट में दिक्कत आ सकती है। तो ओपन वर्क परमिट का ये है कि 19 मार्च के बाद ये लागू हो गया था कि ये बैन हो चुका है, लेकिन र्यूमर था कि ये सबके लिए बैन हो चुका है। सबके लिए बैन नहीं हुआ है। अगर आपका स्पाउस जो मैंने प्रोग्राम बताए उनमें स्टडी कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो वर्क परमिट पे है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे अभी स्टूडेंट हैं जहाँ एप्लीकेंट हैं जो एलिजिबल हैं, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट में एक नोट छोड़ना चाहता हूँ आपके लिए। बहुत से ऐसे हैं जो ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं लेकिन विजिटर वीज़ा डालते हैं, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी टू से, लेकिन है बेवकूफ़ी है। क्योंकि एक चीज़, आप अगर आपको कोई ये सजेशन देता है ना कि आप वर्क परमिट मत डालिए, आप विजिटर वीज़ा डालिए, तो वो खुद भी बेवकूफ़ है और आपको भी बेवकूफ़ बना रहा हूँ। उसका रीज़न बताता हूँ। विजिटर वीज़ा और वर्क परमिट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विजिटर वीज़ा पे आप वहाँ पे जा सकते हैं, 6 मंथ के लिए स्टे कर सकते हैं, उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। विजिटर वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें वर्क परमिट में पॉसिबल हैं, तो इनका दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरा, वर्क परमिट का जो रिजल्ट है वो 4 महीने में आ रहा है, लेकिन विजिटर वीज़ा का रिजल्ट भी 2, ढाई, 3 महीने में आ रहा है, तो अब कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। और तीसरा, विजिटर वीज़ा में जितने चांस हैं आपके वीज़ा के, उतने ही चांस आपके वर्क परमिट में। तो आपको विजिटर वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, आपको ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है। अगर आप ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं तो ये आपने गलत स्टेप नहीं उठाना है, इसको ध्यान में रखना है, खुद भी ध्यान में रखना है। अगर कोई नियर एंड डियर है वो ये करने जा रहा है, उसको रोकना है और उसको बताना है कि सही तरीका ये है। इसके बाद बात करते हैं क्लोज्ड वर्क परमिट की, जिसको LMIA लीमिया भी कहते हैं। तो लीमिया, LMIA का मतलब होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें आपको स्किल्ड के बेस पे कनाडा बुलाया जाता है। जिस भी जगह पे कनाडा में लोगों की ज़रूरत है जो कनाडा में अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए किसी का पिज़्ज़ा स्टोर है और पिज़्ज़ा स्टोर में एक ऐसी पोजीशन है जिसके लिए कनाडा में कोई जो है पर्सन एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर रहा है, तो उस पर्सन को, इस एम्प्लॉयर को, उस ओनर को जो पिज़्ज़ा स्टोर का है, उसको एक फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप बाहर से, आउटसाइड कनाडा से वर्कर हायर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उसको LMIA अप्रूवल लेना पड़ता है। इस अप्रूवल का मतलब ये है कि कनाडा की जो लेबर मार्केट है उसमें कोई भी पर्सन इस के लिए एलिजिबल नहीं है जहां इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता है। तो जब उसको LMIA का अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद उस अप्रूवल के बेसिस पे वो आउटसाइड कनाडा से किसी भी पर्सन को उस जॉब के लिए हायर कर सकता है। तो ये ओवरऑल क्लोज्ड वर्क परमिट कहलाता है। अब इस क्लोज्ड वर्क परमिट क्यों कहते हैं? क्लोज्ड वर्क परमिट का मतलब ये है
कि इसमें जैसा ओपन वर्क परमिट है उसमें आप किसी भी स्टेट में जाके, किसी भी एरिया में जाके किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं, लेकिन क्लोज्ड वर्क परमिट में आपको उसी कंपनी में जिसका आपको ऑफर मिला है उसी कंपनी में ही जॉब कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्लोज्ड वर्क परमिट कहा जाता है। अब क्लोज्ड वर्क परमिट की जो चेंजेस की गई हैं जो कि रीसेंट हैं, पिछले 4-5 दिन में ये चेंजेस जो हैं वो की गई हैं, इसमें जो बड़ी चेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आई है, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका रीज़न भी बताऊंगा क्या है। पहले चेंज बता देता हूं। तो उसमें कहा गया कि जो लो वेज वाले हैं, लो वेज का मतलब ये है कि जो टियर 4 और टियर 5 में आते हैं, जो सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, जिनमें एग्रीकल्चर वाले आ गए, जिनमें ऐसी चीज़ें आ गई जिनकी वेज बहुत ज़्यादा लो है, तो उनका जो LMI है वो बंद कर दिया गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कनाडा के जिस भी सिटी में, जिस भी एरिया में 6% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे कनाडा में है, तो 6% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे आप लो वेज वाले जो वर्कर्स को हायर नहीं कर सकते हैं, उनकी LMI को बंद कर दिया गया है। तो ये लागू हो चुका है। लेकिन दूसरा, अगर हम हाई वेज की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि 90 डेज में जो हमारा डिपार्टमेंट है वो हाई वेज LMI को भी जो है वो रिव्यू करेगा। अगर उसमें भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उस पर भी हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसको सिर्फ लो वेज टियर 4 और टियर 5 वाले वर्कर्स पे ही लागू किया गया है। लेकिन इसको किया क्यों गया है? कनाडा की IRC से गवर्नमेंट, उसका कहना है, जहां हमें पता भी है कि कनाडा में जो लीमिया है वो सिर्फ इसलिए एम्प्लॉयर नहीं लेते हैं कि उसमें उन्होंने बाहर से लोग हायर करने हैं, उनके पास उस जॉब के लिए लोग नहीं है, लेकिन उसको बेचा भी जाता है। मान लीजिए किसी को आज वहाँ पे PR के लिए या वहाँ पे वर्क के लिए ज़रूरत है लीमिया की, तो उसको बेचा जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये बंदा, ये पर्सन इस जॉब के लिए मुझे चाहिए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं ताकि इस कैटेगरी का गलत इस्तेमाल ना किया जा सके, चाहे कि लोगों को एक्सप्लॉयट ना किया जा सके, ताकि इसकी जो है मिसयूज़ ना किया जा सके। तो लीमिया को लेकर आने वाले दिनों में भी हम बड़ी चेंजेस जो हैं वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आने वाले दिनों में अगर ये चेंजेस होती हैं तो इसका बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं, और कनाडा में इसका एक बड़ा बवाल भी, जहाँ इसका बड़ी जो है डिस्प्यूट भी हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि ये लीमिया का मिसयूज़ तो बंद करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बिजनेस हैं, बहुत से ऐसे एम्प्लॉयर हैं जिनको वाकई में, जिनको रियलिटी में वर्कर्स की ज़रूरत है, उनके पास वो वर्कर नहीं है। अगर लीमिया के अंडर इस चीज़ को लागू कर दिया जाएगा कि बाहर से आप वर्कर को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन उस बिजनेस के पास उस काम के लिए कनाडा में कोई अप्लाई नहीं कर रहा है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि जो कनेडियन सिटीज़न हैं या PR हैं, वो जो लो वेज वाली जॉब है उसको पसंद नहीं करते हैं, उसमें वो अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, जहाँ उसके लिए उनके पास स्किल प्रॉपर नहीं है। तो कहाँ से वो वर्कर आएंगे? कनाडा वाले अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, बाहर से आपने बंद कर दिया है, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। आने वाले दिनों में ये डिस्प्यूट हो सकता है। मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, चाहे किसी भी चीज़ें तरीके की, वो अब तक की बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं, वो ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं, उस तरह की कंप्लेंट्स आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस जो कदम क्लोज्ड वर्क परमिट के रिगार्डिंग में उठाया गया है उसको वेलकम स्टेप कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब तक खास करके 2020 कोविड के बाद कनाडा के बिजनेस बहुत बड़ी गिनती में जो है वो डिपेंड करने लग गए थे फॉरेन वर्कर्स की जो मौजूदगी पे। क्योंकि जब आप कनाडा में किसी को हायर करते हैं तो हो सकता है आपको $25 पर आवर देना पड़े, लेकिन अगर वही आप इंडिया से हायर करते हैं तो आपको $17-16 में भी वर्कर मिल जाता है, सेम स्किल वाला, सेम टाइम काम करने वाला। तो
एम्प्लॉयर जो थे वो कनाडा की जो है उसको छोड़ के, वर्कफोर्स को छोड़ के बाहर से लोगों को हायर करने लगे थे अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये कदम कहीं ना कहीं पे उस चीज़ के लिए उठाया गया है, इसीलिए ये वेलकम है। क्योंकि इससे क्या होगा, कनाडा के अंदर जो लोग बैठे हैं, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंसी पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, किसी भी तरीके में, लेकिन जो कनाडा के अंदर बैठे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल सकेगी। तो क्लोज्ड वर्क परमिट का ये चेंजेस आई हैं, लेकिन र्यूमर्स क्लोज्ड वर्क परमिट के बारे में है कि ये बंद हो चुका है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। जिन एरियाज़ में, जिन प्रोफेशंस में, जिन ऑक्यूपेशंस में फॉरेनर वर्कर्स की ज़रूरत है वो LMIA भी अप्रूव होंगी, उनको बुलाया भी जाएगा। कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता है कि वर्कर्स की कमी के कारण हमारे बिजनेस शट डाउन हो जाएं, हमारे यहाँ पे जो बिजनेस, हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, उसको किसी तरीके से नुकसान पहुँचे। तो LMIA बंद होना इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इसका मिसयूज जो है, जो बेची जाती हैं, वो बंद जरूर हो जाएगा, जो कि होना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में जो बिजनेस बिल्कुल सही तरीके से लोगों को बाहर से बुलाना चाहते हैं, जिनकी कमी है, कनाडा वाले उसमें अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो उनको ही परमिशन मिलेगी, वो बुला सकते हैं। तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन इसमें सुधार जरूर हुआ है। तो ये सारा कुछ है वर्क परमिट के बारे में। मुझे पता है वीडियो लंबी है, इसीलिए मैं इसको पॉडकास्ट का नाम देता हूं, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा जो है वो वीडियो जाती है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो बिल्कुल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो पोस्ट स्टडी वर्क के बारे में है, चाहे वो क्लोज्ड वर्क परमिट के बारे में है, चाहे ओपन वर्क परमिट के बारे में, उस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर सकूं। उसके बारे में बहुत सी र्यूमर्स हैं जिनको लेकर लोग डर जाते हैं, उनको क्लियर कर सकूं। और मुझे ये लगता है कि अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे चुका हूं, तो इसलिए ये बिल्कुल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है। इसको शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनको गलत इन्फॉर्मेशन पास की जाती है, जहाँ जिनको जो है मिसगाइड किया जाता है, मैं अगर असली वर्ड कहूँ तो वो मिसगाइड ना हो, उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, उन्होंने चाहे कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है। हम इसमें से सिर्फ जो है ओपन वर्क परमिट की मैं कहूँगा कि हमारा बहुत बढ़िया रिजल्ट है ओपन वर्क परमिट का, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। हमें माना जाता है, हम एक्सपर्ट हैं इस कैटेगरी के लिए। अगर ओपन वर्क परमिट आपने कभी भी कोई सजेशन लेना है, अप्लाई करना है, हमारे नंबर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप उसको हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी शेयर जरूर कर दीजिए, लंबी वीडियो जरूर है, लेकिन अगर आप अपना टाइम कंज्यूम करेंगे, देखेंगे, लास्ट तक आए हैं, तो थैंक यू सो मच, आपने देखी है और आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को भी मिला होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, बहुत सारे होंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगले पॉडकास्ट के लिए जो भी टॉपिक, हॉट टॉपिक आपके माइंड में है वो जरूर लिख दीजिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच।